absolute common pediatric problems which you may come across in your day-to-day practice. So apart from this, there is, I mean, comorbid is very vast. लेकिन जो commonly occurring problems है, वही हम लोग will try to cover in this topic. So these are the probable problems which you may encounter in your day-to-day clinical practice. This is upper respiratory tract infections, ear pain, UTI, that is urinary tract infection, skin infections, enureasis, worm infestations, constipation, ADHD, acne, and IQ enhancement. So I'll try to elaborate these problems, and I'll try to give a very simple and very easily available medicines and very easily available remedies to these problems. So we'll begin with the upper respiratory tract infections. So this is again a very commonly occurring problem in children. और अभी कोरोना के हालात में तो सबसे ज्यादा अहमियत है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन पे चली गई है। जो बहुत सारी अच्छी बातें कोरोना ने सिखाई है, आई मीन प्लीज डोंट गेट सरप्राइज्ड, आई मीन अच्छी बातें वाकई में सिखाई है कोरोना ने। तो जो कुछ अच्छी बातें सिखाई है उसमें सबसे बड़ी अच्छी बात सिखाई है कि आयुर्वेद में जिसको प्राणवह स्रोतस आद्य मतलब सबसे पहला स्रोतस बताया जाता है हमेशा, प्राणवह स्रोतस के ऊपर अब पूरे जगत का जो ध्यान है वो उसके ऊपर चला गया है। तो इसके पहले हम लोग को लगता था कि अपने बॉडी में जितनी हार्ट इम्पोर्टेंट है और जितनी ब्रेन इम्पोर्टेंट है उसके बस बाकी कोई ऑर्गन इम्पोर्टेंट है नहीं। तो नाउ पीपल आर स्टार्टेड रियलाइजिंग कि नहीं, lungs or upper respiratory system is equally, or rather probably I'll say it is really more important than other organs because it is a प्राणवाह स्रोत, सबसे अहम important स्रोत है। सब upper respiratory tract infections में भी सबसे commonly occurring जो problems आती है वो है tonsillitis, recurrent common cold and recurrent cough. तो ज्यादातर बच्चे आपके पास आएंगे यही प्रॉब्लम लेके कि उनको बार बार सर्दी होती है, बार बार खांसी होती है। और पेडियाट्रिक प्रॉब्लम्स में या पेडियाट्रिक प्रैक्टिस में एक कॉमन एक रहता है, अगर बच्चा बीमार गिरता है तो पूरा घर बीमार होता है ना, द होल द फैमिली गेट्स डिस्टर्ब। तो मैं जब पेडियाट्रिक्स में पीजी कर रहा था तो हमारे सर हमेशा बोलते थे कि बच्चे को बाद में ठीक करो, पहले उसके माँ बाप को दवाई दे दो सोने की ना, तो दे विल बिकम रिलैक्स एंड काम। तो वो मजाक में कहते थे लेकिन वाकई में पूरा घर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और सबके मतलब एवरी मदर ऑलवेज थिंक दैट मेरा बच्चा ना हमेशा मतलब उसको सर्दी खांसी रहती है तो वो वीक है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ानी है। तो इम्यूनिटी है तो मतलब अभी तो सबसे ज्यादा चर्चा में आया हुआ विषय है, तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ानी है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ानी है, उसको बार बार सर्दी खांसी होती रहती है। सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट upper respiratory tract infections are very common in children till the age of 9 to 10 years, which is known as the crossover age, because ये 9-10 साल की उम्र तक अपनी upper respiratory system की जो immune system है पर्टिकुलर उसकी बहुत ट्रांजिशन में जाती है, वो बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस से जाती है। एंड देन एक्चुअली इट इज गुड टू हैव अ कॉमन कोल्ड एटलीस्ट 5 to 6 times इन अ ईयर, सो दैट योर बॉडी इज गेटिंग इम्यून, ऑटो इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं या एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, सो ये इम्यूनिटी इज गेटिंग बिल्ट अप। तो उनको बोल दीजिएगा कि आपके बच्चे को अगर 6 बार 7 बार अगर ये कॉमन कोल्ड होता है, सो इट इज एक्चुअली इन सेंस इट इज गुड, योर बेबी इज गेटिंग फ्री में उसको इम्यूनिटी मिल रही है। तो एक 6 से 10 कॉमन कोल्ड पर ईयर होना, ये इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ बिग प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा अगर उसको हमेशा सर्दी खांसी रहती है या उसके वजह से उसके बाकी अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं तो हम लोग ट्रीटमेंट की तरफ जरूर ध्यान देंगे। तो बहुत कॉमन कॉमन रेमेडीज आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू नाउ। तो उसमें कॉमन कोल्ड जो होती है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत जाती है कि वो नेजल पैसेज जो होता है बच्चों का हमेशा ब्लॉक हो जाता है। नेजल पैसेज ब्लॉक हो जाने की वजह से फिर वो बच्चों को नींद नहीं आती, देन दे बिकम इरिटेबल, वो चिड़चिड़ चिड़चिड़ करना चालू कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से ठीक हो जा सकती है। आई विल जस्ट शेयर अ वेरी नाइस टिप। हर एक के घर में लहसुन तो होता ही है, तो गार्लिक के छोटे छोटे टुकड़े करके वो अगर बच्चों को सुंघाने के लिए देते हैं, अगर बच्चे को वो स्मेल करने के लिए देते हो तो उससे भी नेजल पैसेज जो है अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है। या एक छोटे से रुमाल में उसके छोटे टुकड़े इकट्ठा करके उसका छोटा सा ऐसा पूरी जैसे बना के बच्चा जहाँ पे सोता है उसके बगल में अगर रख देते हैं या उसके पीलों के नजदीक रख देते हैं,
तो वो उसका जो स्मेल जो जाते रहता है उससे भी बच्चों का नेजल पैसेज अच्छे से क्लियर हो जाता है। अगर बच्चा छोटा है मतलब 1 साल से कम है तो आप ये प्रयोग जरूर कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आपको देना है तो जैसे बच्चों में गुटी दी जाती है ना, आजकल भी बहुत घरों में उसका चलन होता है। तो बच्चों को गुटी दी जाती है, तो उस गुटी में बच्चा मतलब वेखंड, बेहड़ा, यष्टि मधु और पिपली, ये चारों का एक 20 से 25 फेरे अगर लगाते हो उसके पूरे गोल, उसको घुमा के उसको अगर आप उसको जस्ट रब इट अगेंस्ट दैट स्टोन जैसा आता है छोटा, उसके ऊपर आप फेरे लगाते हो, वो जो उसका जो मिश्रण बनेगा वो शहद के साथ में आप 2-3 बार दे दीजिएगा। बच्चा आराम से उसका कॉमन कोल्ड, कफ एंड इवन टॉन्सिलाइटिस उसका आराम से कम हो जाता है। मेरी प्रैक्टिस में आई यूज त्रिभुवन कीर्ति अलॉट फॉर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। और बच्चों में मात्रा जो है वो आप मतलब उम्र के हिसाब से आप आधा गोली, एक गोली पाउडर करके भी आप दे सकते हो। और त्रिभुवन कीर्ति से कोई भी दूसरी परेशानी नहीं होती, क्योंकि उसमें जो हिंगुड़ होता है उससे कफ का विलयन और कफ का शोषण अच्छी तरह से होता है। तो त्रिभुवन कीर्ति वर्क्स वेरी वेल। तालिसादी चूर्ण, सीतोपलादी चूर्ण, कर्पूरादी चूर्ण, ये तीनों ही चूर्ण आप सर्दी खांसी में आपने पढ़े होंगे। तो इसमें थोड़ा सा अगर व्यवच्छेद देखेंगे तो ऐसा है, तालिसादी चूर्ण जो होता है वातज प्रतिशाय में बहुत अच्छा काम करता है। वातज प्रतिशाय मतलब जिसमें डिस्चार्ज बहुत होते रहता है, छींकता बहुत है, पानी जैसा बहाव नाक से ज्यादा होता है, खुजली आती है नाक में या आंखों में, कान में। तो ऐसी स्थिति में तालिसादी चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है। पाक लग रहा है या नाक में नाक से अंगार जैसा लग रहा है या गर्म लग रहा है या बच्चे को साथ में बुखार है, तो सीतोपलादी चूर्ण ज्यादा अच्छा काम करेगा। पूरे चेस्ट में कंजेशन ज्यादा है, बहुत ही गाढ़ा चिकना ऐसा कफ आ रहा है, तो ऐसी अगर अवस्था है तो उसमें कफज का समझ के उसको कर्पूरादि चूर्ण का उपयोग बहुत अच्छी तरह से होता है। इसके कोई भी आप वातज रहे, पित्तज रहे, कफज रहे, अगर इसके साथ में पेशेंट को, बच्चे को अगर बुखार है तो जरूर लक्ष्मी नारायण रस का इस्तेमाल कर लीजिएगा। लक्ष्मी नारायण रस इसमें अच्छी तरह से काम करता है। ये जो है वो मैंने वेगकालीन मतलब जब बच्चा बीमार होता है तब की ये मैं बात कर रहा हूँ। जब ये रसायन चिकित्सा आप देना चाहते हैं, रसायन चिकित्सा मतलब बार बार ये अगर आप सब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बच्चे को होते जा रहे हैं और अगर आपको ये इन्फेक्शन आपको कम करने हैं या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है कम करनी है, बच्चे के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की इम्यून सिस्टम बढ़ानी है, तो उसमें बेशक लक्ष्मी विलास रस बहुत अच्छा काम करता है। अब लक्ष्मी विलास रस कैसे देना है, या आप छोटा बच्चा रहेगा तो आधा गोली पाउडर करके दे सकते हैं शहद के साथ में, या जैसे जैसे उम्र आपकी मतलब बच्चे की बड़ी है तो आप एक से ज्यादा 2 गोली तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये लक्ष्मी विलास रस आप देंगे या तो आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग देंगे या रात को सोते समय देंगे बच्चों को। इसके साथ में कंटकारी अवलेह, अब ये अवलेह जो है वो दोनों भी फॉर्म में मिलता है, या तो वो गाढ़ा स्वरूप में मिलता है या फिर आप सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाता है। जैसा बच्चा पसंद करे वैसे वो हिसाब से आप दे सकते हैं। शहद का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में बहुत अच्छा रोल है, या वी नो ऑल दिस थिंग्स। द रीजन बिहाइंड इट इज जब वो मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी शहद इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे फूलों के ऊपर यहाँ से वहां घूमती रहती है। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस उसके बदन पे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स लगते हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स लगते हैं। इट गेट्स मिक्सड इनसाइड द हनी। जब हनी बनता है तो इवेंचुअली वो सब उसमें मिलके उसका इकट्ठा होता है, और वो हनी जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी ये सारी जो फॉरेन पार्टिकल्स है या जो पोलन ग्रेन्स है वो हम अंदर लेते हैं। देन योर बॉडी गेट्स बॉडी डेवलप्स इम्यून सिस्टम, या उसके खिलाफ काम करने के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में दिस थिंग्स आर अटरली इम्पोर्टेंट, और शहद बहुत अच्छे से काम करता है। दूसरा एक अवेगकालीन चिकित्सा में रसायन के तौर पे जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, संजीवनी वटी का मैंने देखा है बहुत अच्छे से इसमें रोल होता है। अब संजीवनी वटी भी कहाँ पे इस्तेमाल करना है, ज्यादातर जो जो बच्चे जो रहते हैं जिनको बार बार सर्दी खांसी होती है और जो बहुत दुबले पतले होते हैं,
ऐसे बच्चों में खास करके आप संजीवनी बूटी का इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत अच्छे से काम में आता है। इसमें मेरे ख्याल से उसमें आमाशय शुद्धि अच्छी तरह से होती है। आम का मतलब आम का फॉर्मेशन कम हो जाता है। आम की फॉर्मेशन कम हो जाती है तो अंततः जो होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में आपको बहुत अच्छे से इसके रिजल्ट मिलेंगे। अ, और एक मैं आपको एक नुस्खा बता देता हूँ। अगर बच्चों में खास करके छोटे बच्चों में मतलब टॉडलर्स में, जैसे 1 या 1.5 या 2 साल तक बच्चा है और उसके चेस्ट में कंजेशन बहुत है, कफ बहुत भरा हुआ है, तो 2 चम्मच संतरे का रस और 1 चम्मच शहद, ये साथ में मिला के बच्चे को 2 से 3 बार देंगे तो यकीनन उसका कफ जो है वो पिघल जाता है, निकल आता है। या तो स्टूल्स के माध्यम से निकलेगा, टॉयलेट से निकलेगा, या नहीं तो फिर मुंह से तो निकलेगा। बहुत अगर कभी ऐसे कंप्लेंट्स आती है कि बच्चे को ड्राई कफ बहुत होती रहती है, बहुत सारी सर्दी नहीं होती या टॉन्सिलाइटिस नहीं, लेकिन उसका ड्राई कफ उसकी बहुत चलती रहती है। या फिर रात में जो सोते समय उसको नो उसको बहुत खांसी बहुत आती है, बहुत जोर जोर से खांसता है, और बहुत खांसने के बाद भी कफ बहुत निकलता नहीं है। तो ऐसे केसेस में कॉड लिवर ऑयल अगर आप दे सकते हो तो कॉड लिवर ऑयल जरूर दे देना है बच्चों को। उससे ये लक्षण जो है तुरंत कम हो जाते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है उनमें और एक अच्छा एक तरीका है। जैसे कॉड लिवर ऑयल भी मछली से ही बनता है, तो उसी तरह से मछली की जो अंडे रहते हैं, उसको मराठी में उसको गाभुली बोलते हैं। मछली के अंडे जो होते हैं, वो अंडे अगर उन उन वो लेके अगर उनको फ्राई करके अगर बच्चे को देते हैं तो भी ये लक्षण बहुत तुरंत कम हो जाता है। मेरे गुरु का मैं एक टिप आपसे शेयर करना चाहता हूँ। स्पेशली जब बार बार ब्रोंकाइटिस होता है बच्चों में, जब बार बार ब्रोंकाइटिस की शिकायत होती है, तो पुनर्नवासव करके जो आसव आता है, यहाँ कहीं पे भी आपको पुनर्नवासव जब आप पढ़ोगे या पुनर्नवा दवाई के बारे में पढ़ोगे, तो आज तक के आपके बीएमएस के नॉलेज में कभी कहीं पे लिखा नहीं होगा, यहाँ तक कि मैंने भी कभी अभी तक पढ़ा नहीं है। लेकिन ये अनुभूत योग है पुनर्नवासव का। बार बार अगर ब्रोंकाइटिस होता है, बार बार, तो पुनर्नवासव के इस्तेमाल से बार बार ब्रोंकाइटिस होने की शिकायत कम हो जाती है, निकल जाती है। जैसे मैंने आपको एक और टिप बताई थी मछली के अंडों की, वैसे ही भी एक और एक टिप है, क्रैब का सूप। मतलब क्रैब का उनको पका के उनका जो सूप रहता है वो भी ब्रोंकाइटिस में बहुत अच्छा काम आता है। जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए आप गोभी, प्याज और गाजर, ये तीनों सब्जियों का सूप अगर करोगे और बच्चों को दोगे, उसमें साथ इसके साथ आप उनमें शहद मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अगर करोगे तो भी ब्रोंकाइटिस में इसमें बहुत अच्छी तरह से राहत मिलती है। पीडियाट्रिक का टॉपिक चल रहा है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों से और एक कंसेप्ट शेयर करना चाहता हूँ। आप लोगों ने बचपन से ही या हर घर में बाल कृष्ण की मूर्त रहती है या बाल कृष्ण की तस्वीरें हम लोगों ने देखी रहती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, बाल कृष्ण जो होता है वो मक्खन खाते हुए दिखाते हैं, है ना। तो गोकुल में जहाँ बाल कृष्ण पड़े बले, वहां पे दूध, दही, छाछ, घी सब भरे पेड़ थे। लेकिन हमेशा बाल कृष्ण जो है वो घड़े में से मक्खन ही चुरा के खाता, तो उसको माखन चोर ही बोलते हैं। तो ये एक क्या बोलते हैं, एक रेफरेंस है। ये रेफरेंस के तौर पे अगर हम लोग देखें तो पेडियाट्रिक एज में मक्खन खाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसके जिसको संस्कृत में नवनीत बोलते हैं। तो अगर कोई भी चीज आपको नई तरीके से शुरू करनी है, नया अगर अच्छी सेल्स चाहिए, नई अगर उत्पत्ति अच्छी चाहिए, तो उसमें माखन का खाना, नवनीत का खाना बहुत अच्छा काम होता है। तो यही दिस विल गो थ्रू आउट द लेक्चर। आप कहीं पे भी कोई भी डिसीज में बच्चों के करके खास करके अगर आप कोई भी डिसीज जड़ से उसको उखाड़ना चाहते हो, तो भले आप किसी भी चीज का सहारा ले लो, उसके उनके बच्चों के खाने में मक्खन का इस्तेमाल जरूर करने के लिए बोलते हैं। और मक्खन मतलब इट इज नॉट अमूल बटर, है वो घर में बनाया हुआ जो मक्खन होता है वो। एक रेफरेंस के तौर पे हम लोग पढ़ते हैं क्षय में कासात संजायते क्षयः करके बताया गया है। कास की अगर उपेक्षा की जाती है तो उसका परिवर्तन अंततः क्षय में होता है। तो यहाँ पे क्षय जो होता है वो टीबी के तौर पे मत लीजिएगा। क्षय मतलब
हानि या उसको धातुओं की जो हानि होती है उस तौर पे लीजिएगा। तो प्राणवायु स्रोतस चूंकि हम बता दिए हैं कि वो सबसे बढ़िया और सबसे पहला स्रोतस है। अगर उसमें कोई भी कांस जैसा व्याधि होता है जो कि वात के बढ़ने की वजह से होता है, तो धीरे धीरे वो सारे शरीर को सुखा देता है। और यही कारण है कि इसमें मक्खन का इस्तेमाल करना है जो स्निग्ध है, और कांस की या कभी भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की मतलब उसके तरफ ध्यान दे के ही उसकी चिकित्सा करनी है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। विल मूव ऑन टू द अनदर डिसीज, ईयर पेन। Again, it is somewhat related with the upper respiratory tract infections. अगर ear infections है या common cold है, उसमें तो ईयर पेन ज्यादा मिलता ही मिलता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनमें ईयर पेन की माँ बाप तक कंप्लेन करते हैं कि हमेशा बोलता है कि मेरे कान में तकलीफ है, कान में तकलीफ है, दर्द होता है। And then in majority of the times they have been to pediatricians, they have consulted ENT surgeons। उसके बावजूद भी ईयर पेन की जो तकलीफ है वो बनी रहती है। तो ऐसे बच्चों में कभी कभार ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, वो दांत चबाना या दांतों के ऊपर दांत घिसना, ये उनकी एक आदत बनी रहती है। अगर ग्राइंडिंग ऑफ टीथ की अगर बच्चों को आदत होती है तो भी बच्चों में ईयर पेन की तकलीफ हमेशा बनी रहेगी। तो जैसे हम आयुर्वेद का सबसे अहम एक सलाह होती है निदान परिवर्जनम। तो ये निदान अगर परिवर्जन हो जाता है तो भी बच्चों की ईयर पेन की तकलीफ जो है वो कम हो जाएगी। स्विमर्स ईयर करके आता है, दैट इज द इन्फेक्शन ऑफ आउटर ईयर। वो तो एग्जामिनेशन से ही पता चलेगा कि अगर बच्चे के आउटर साइड में अगर इन्फेक्शन है तो उसको स्विमर्स ईयर बोलते हैं। तो दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स और अदर कॉमन कॉजेस एसोसिएटेड विद द ईयर पेन। तो पहली बात तो प्लीज डू नॉट एडवाइज टू यूज कॉटन स्वैब्स और शार्प ऑब्जेक्ट्स टू क्लीन द ईयर्स। ये माँ बाप को पहली सलाह दे दीजिएगा। वैसे भी पीडियाट्रिक के प्रॉब्लम्स में पहली कंसल्टिंग जो होती है या पहली काउंसलिंग जो होती है आई वुड से वो माँ बाप की करनी होती है, क्योंकि माँ बाप ज्यादा हाइपर हो जाते हैं या फिर उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। तो पहली काउंसलिंग उनको ही करनी है कि बच्चों के कान में इस ऐसा कुछ भी चीज मत डालिए जिससे ऑब्स्ट्रक्शन की चांस। दूसरी अ, जो बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर पहले सैनिटेशन के बारे में बताइएगा। आस्क द चाइल्ड टू वॉश हैंड्स आफ्टर प्लेइंग। बहुत बार देखा गया है कि बच्चे खेल के आते हैं और वैसे ही गंदे हाथों से फिर वो कान में डालते हैं, एंड दैट इज द रूट कॉज ऑफ देयर फ्रीक्वेंट ईयर इन्फेक्शंस। सो हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश बच्चों को अगर थोड़ा सा एडवाइस कर लेंगे, उनको बताएंगे तो बहुत अच्छी बात होती है। यहाँ पे मैं मेरे साथ सभी साथियों को मेरे सभी दोस्तों को मैं एक टिप देना चाहता हूँ। whenever you are talking to your child patient, always address the child with his first name। ओके, हमेशा उससे बात कर लीजिएगा। माँ बाप चाहे जो भी बोले, आप पूरी बात भी अगर समझ गए होंगे तो भी बच्चे से फिर होके खुद उसके मुंह से ये सारी बातें एक बार जान लीजिएगा। उसको अच्छा लगता है। एवरी वन लाइक टू गेट्स नो सम काइंड ऑफ अटेंशन। बच्चों को खास करके अगर अटेंशन दोगे सो यू विल बी इन हिज फेवरेट लिस्ट। आप डॉक्टर से डरेंगे नहीं तो हम डॉक्टर जो होते हैं वो पेडियाट्रिक्स में स्पेशली वो डराने वाली चीज बन जाते हैं। तो हमेशा उससे बात कर लीजिएगा, उसको अहमियत दीजिए, उससे प्यार से उससे बात कर लीजिएगा। ट्राई टू यूज टर्म्स लाइक हाई चैम्प, हाउ आर यू, हाई स्वीटी, हाउ आर यू। सो दे गेट दैट एडिशनल अट्रैक्शन। उनको तो अच्छा लगता है उनको, ये हाँ ये अंकल अच्छी तरह से बात करते हैं। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में एक छोटी छोटी जो घरेलू नुस्खे हैं ईयर पेन में, एक गर्म पानी बना के उसमें कपड़ा डुबाइए और वो मतलब अच्छे तरह से थोड़ा सा वो गीला, बहुत ज्यादा गीला ना हो, वो कान में या उसके अगल बगल में उससे थोड़ी सी सिकाई कर लीजिएगा। इफ पॉसिबल अगर इसमें अगर गौमूत्र मिला सकते हैं तो गौमूत्र मिलाएंगे तो उससे इफेक्ट जो है वो दोगुना हो जाता है। लाइक आई सेड, गुड सैनिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरलाइंग जो कॉज है उसकी ट्रीटमेंट जरूर कर लीजिएगा। अगर कोल्ड है, कॉमन कोल्ड है, तो कॉमन कोल्ड की जैसे अभी हमने बताई वैसे ट्रीटमेंट चालू कर लीजिएगा। उससे भी ईयर पेन जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। और जो तेल मैं ईयर पेन के लिए हमेशा इस्तेमाल करता हूँ वो है बिलवादी तेल। सब शायद जानते भी होंगे, लेकिन बिलवादी तेल का इतना अच्छा इफेक्ट मैंने देखा है।
हल्का सा गर्म करके उसके दो दो तीन तीन बूंद अगर कान में छोड़ते हैं, ये दो तीन बार अगर आप दिन में रिपीट करते हैं, तो एक दो दिन में बच्चे की कान की जो समस्या है वो डेफिनेटली कम हो जाती है। अब का कर्ण पूर्ण पूरी तरह से मैं कभी बच्चों में करता नहीं हूँ, आई जस्ट पुट 2-3 ड्रॉप्स। लेकिन इसका सिंपल सा ये है कि कर्ण कान जो है वो अवकाश क्षेत्र है, मतलब पंच महाभूतों में से आकाश का महाभूत वहां पे ज्यादा है, तो स्वाभाविक है तो वहां पे वात प्रधान होगा। वात प्रधान है तो स्नेहन से अच्छा ही लगेगा। तो बिलवादी तेल से डेफिनेटली वहां पे स्नेहन की मात्रा बढ़ेगी, स्नेह होगा, और पेशेंट को जो है वो रिलीफ मिल जाएगा। इसके साथ में ही अगर आप बिलवादी तेल से ही कान के अगल बगल जो पूरा जो क्षेत्र है उसमें अगर गरम बिलवादी आई मीन लुकवार्म बिलवादी तेल से अगर मसाज की सलाह दोगे, तो भी बच्चों को अच्छी तरह से इससे राहत मिलती है। Urinary tract infections is the next topic we are going to discuss. Urinary tract infections, again, it is a very common problem in children, which you will always encounter with. If you look at the causes of the urinary tract infections, I mean, what about मैं recurrent urinary tract infections की बात कर रहा हूँ। ये recurrent अगर urinary tract infections होती है, so please try and understand constipation is a prominent reason behind urinary tract infections, of course, recurrent. हम लोग सिर्फ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूरिन का रिपोर्ट देखेंगे और तुरंत एंटीबायोटिक लिखना चालू कर देंगे, तो शायद आज का दिन अच्छा जाएगा, एक 2 महीने 4 महीने बाद में पेशेंट फिर से आएगा। तो दैट इज द रीजन यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर फ्रीक्वेंट यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होती है तो कहीं ना कहीं बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की समस्या जरूर है। उसके साथ में ही इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग, होल्डिंग यूरिन फॉर लॉन्ग टाइम, अब ये वेगावरोध के लक्षण सब मिल जाते हैं अपने को यहाँ पे। So incomplete bladder emptying or holding urine for long time, this will happen if the child is very active in the play, या अब माँ बाप जो है वो कई दफा जो है उनको बच्चों को टेनिस में भी चैंपियन बनाना है, तो कराटे में भी डालनी है, उसको शतरंज भी आनी है, बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों को कहीं ना कहीं फिर वो यूरिनेशन के लिए समस्या हो जाती है, उनको टाइम नहीं मिलता, बैक टू बैक उसके यहाँ से वहां से वहां भागा दौड़ी होती रहती है। सो ये डे टू डे लाइफ में मिलने वाली एक समस्या है। तो ट्राई टू स्पीक विद द चाइल्ड कि इज इट सो कि आपको टाइम नहीं मिलता, और यू नो जानबूझ के विदहोल्ड कर लेते हो कि अभी मेरा टर्न आएगा, अब मुझे टाइम नहीं मिलता 5-10 मिनट और मैं थोड़ा सा और खेल लूं। if that is the reason if this is the reason, then try to talk to the child and try to explain the child, and I mean this is going to result in your urinary tract infections. So constipation is, like I said, it's very prominent. How it works? Constipation, it's a when your rectum and the colon gets filled with the stool, it may place pressure on uh, bladder, or at times it may obstruct bladder. So the bladder cannot empty completely. You're getting me? And that is the reason the little amount of urine may get left in the in the bladder, and which is bacterial growth, and hence it causes recurrent urinary tract infection in the between. तो ये समस्या आपको दूर करनी है तो डेफिनेटली विल हैव टू कॉन्सेंट्रेट अबाउट ऑन द कॉन्स्टिपेशन। अगेन कॉन्स्टिपेशन जो समस्या है, जो जो टॉपिक हम लोग आफ्टर 2-4 स्लाइड्स वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक आल्सो। तो वो कॉन्स्टिपेशन की अगर समस्या है, देन ऑल्सो पेरेंटल एडवाइस एंड पेरेंटल गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार ये समस्या है, ये पेरेंट्स मानने के लिए ही तैयार नहीं होते, तो पेरेंट्स से बात करना है, उनको बताना है कि इसके वजह से ये सारी समस्या हो रही है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अ, अ, तो इसमें बहुत सिंपल सी बात है। वेरी फर्स्ट एडवाइस व्हाट यू कैन गिव इज आस्क द चाइल्ड टू विजिट बाथरूम आफ्टर एवरी 2 आवर्स। 2-2 घंटे के बाद में उसको बोल देना कि बेटा आपको जाना है, या फिर एडवाइस द पेरेंट्स टू डू द सेम। बहुत अगर यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में पेन होती है तो क्रैनबेरी जूस से पेन कम होता है, ये मेरे अपने खुद के प्रैक्टिस में बहुत दफा देखा हुआ है। तो पेशेंट को आप बोल दीजिएगा कि अगर यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन से अलोंग विद एनी काइंड ऑफ मेडिसिन अगर बच्चा क्रैनबेरी जूस बीच बीच में लेता है, तो इसका पेन पोर्शन जो है वो बहुत अच्छी तरह से कम हो जाता है। आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो बिफोर एवरी मील
ऑफ कोर्स दिस इज टू बी डन व्हेन द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इज इन। जब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है तो बच्चों को बोल देना हर मील के पहले, दोपहर और रात की मील के पहले थोड़ा सा घी खा ले। अगर घी खाना बच्चों से नहीं होता, आप मक्खन दे सकते हो। अगर मक्खन नहीं खा रहा है, या तो फिर आप कोई भी सूप दे दीजिएगा, लिक्विड पोर्शन भी जाएगा। और लिक्विड जो सूप आप दोगे उसमें आप थोड़ा सा मक्खन और घी मिला के बच्चे को आप पिला सकते हो। इसमें भी घी का जो महत्व है वो ज्यादा है। तो उसके पहले तो आपको खाना खाने से पहले तो देना ही है। साथ साथ में बच्चे के रोटी में भी, या अगर आप चावल देते हो तो चावल में जितना घी मिला सकते हो उतना घी मिलाइएगा। सो घी से दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक तो इट इज एंटी स्पाज्मोडिक, स्पाजम्स कम हो जाएंगे यूरिनरी ट्रैक के। सेकेंड, इट विल डेफिनेटली वर्क ऑन द कॉन्स्टिपेशन जो बच्चों में बनी हुई है उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से काम कर लेता है। नीरा मिलती है, नींबू शरबत, नारियल पानी, दिस विल गिव अ नो एक सूदिंग इफेक्ट मिल जाता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में। सो इवन दिस वर्क्स गुड एज एन एडजॉइंट थेरेपी। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिनको बार बार होते हैं उनमें वर्म्स की हिस्ट्री आप जरूर चेक कर लीजिएगा। पेशेंट में अगर वर्म्स की बार बार होने की समस्या है, बार बार अगर वर्म इन्फेस्टेशन बनी होती है, तो भी उनमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हमेशा बनते रहता है, खास करके इन इन फीमेल पेशेंट्स। तो अगर वैसा है तो वो भी निदान परिवर्जन के स्वरूप में आपको उसकी ट्रीटमेंट आपको करनी पड़ेगी। अगेन I'll push this medicine which is known as संजीवनी वटी। संजीवनी वटी, ट्रस्ट मी, अगर आपके पास में रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का कोई बच्चा आता है, वो इन्फेक्शन एक बार ठीक हो जाता है, उसके बाद में एहतियात के तौर पे या फिर से वो ना हो इसके तौर पे संजीवनी वटी लगातार 2 महीने बच्चों को दे दीजिएगा। बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की समस्या नहीं आती। वो 1 गोली 2 गोली बच्चे की उम्र के हिसाब से आप दिन में 2 बार उनको दे सकते हो, लेकिन संजीवनी वटी ये प्रॉब्लम इसमें बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। Now we'll move on to the another topic, that is the skin infections. Skin infections are also very common among children. उसमें भी scabies, atopic dermatitis, these are very common problems which you will encounter in your day-to-day practice. Scabies, again, scabies needs lot of cleaning, sanitation. Local sanitation की बहुत अहमियत है इसमें। तो स्केबीज का मरीज आता है, आपके बच्चा आता है, तो प्लीज माँ बाप को और बच्चे को दोनों को बता दीजिएगा कि लोकल सैनिटेशन, लोकल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आप करना है। लोकल एप्लीकेशन में स्केबीज में बृहन मरीचादि तेल, बृहन मरीचादि तेल ये मिराकलसली अच्छा रिजल्ट देता है। मेरा मतलब आई हैव ट्राइड दिस ऑन माय सेवरल ऑफ माय पेशेंट्स। तो बृहन मरीचादि तेल बहुत अच्छी तरह से काम करेगा लोकल एप्लीकेशन में। कॉपर सल्फेट जिसको मोरचूद बोलते हैं, मोरचूद पानी में डाल के उसको या फिर पानी में थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं, रगड़ना है पत्थर पे। उसका जो घोल बनता है वो आप लोकल एप्लीकेशन करके भी लगा सकते हो, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। खास करके दही, चीज, केक, पनीर, फिश, इन जैसे अभिसंधि पदार्थों का सेवन ड्यूरिंग एटलीस्ट दिस ट्रीटमेंट, आस्क द चाइल्ड टू स्टॉप दिस फूड आइटम्स, उसका बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेगा। बच्चों में खास करके जिनमें कॉन्स्टिपेशन है, या अगर कॉन्स्टिपेशन न भी हो तो भी त्रिफला का उपयोग रात में सोते समय कर लीजिएगा। इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको स्किन इन्फेक्शन में मिल जाएगा। तो आप सिरप मिलता है त्रिफला का, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाएगा, और खास करके बच्चों के स्किन में जो इचिंग होती है उसकी समस्या काफी हद तक इससे कम हो जाएगी। Atopic dermatitis, again, it's very commonly occurring problem among children. वात वृद्धि है, वात वृद्धि आपको तो खास करके आपको दिखाई देगी, पूरे बदन में जो है वो फफोड़े जैसे निकलते हैं, ड्राइनेस बहुत आती है। तो ये वात के भी, अगर आपको याद है तो वात के जो गुण है उसमें रुक्ष जो गुण है उसकी वृद्धि बहुत सारी हो जाती है। उसके कारण त्वचा का जो मार्दवता है, उसका जो स्नेह है, उसका शोषण होता है, और इस शोषण के वजह से त्वचा में इस तरह से रुक्षता उभर आती है। साथ ही में त्वचा का जो पोषण करता है,
वो रस धातु जो है, वो रस धातु का भी एक्स्ट्रा शोषण जो है ये बड़ी हुई बात करती है, या उसका रुक्ष गुण करता है। तो ये कम करने के लिए ऑब्वियसली अगर रुक्ष गुण बढ़ गया है तो उसके विपरीत गुण की चिकित्सा करनी है, मतलब स्नेह चाहिए। अब स्नेहन में भी बृहद मरीच आदि तेल का शुरुआत में स्नेहन करना बहुत अच्छा है। बृहद मरीच आदि तेल से शुरुआत में अगर आप दिन में 2 बार मसाज करोगे बच्चे को, उसके बाद में सन एक्सपोजर देना बहुत जरूरी है, जिसको आयुर्वेद में आतप सेवा बोलते हैं। आतप सेवा कर लीजिएगा और उसके बाद में गर्म पानी से नहलाइएगा। ये आप करते रहिएगा, यकीनन आपको आपको इसमें चिकित्सा में यश जरूर मिलेगा। साथ में बच्चे के पसंद का कोई भी आप शरबत दे दीजिएगा, नारियल पानी पिलाने के लिए बोल दीजिए, दूध जरूर पिलाइएगा। मक्खन जैसे मैंने आपको बताया वो बहुत अच्छा काम करता है। बच्चे के खाने में घी की मात्रा बढ़ाइएगा। नॉन वेज खाते हो तो मांस रस मतलब चिकन या मटन का सूप जरूर ले लीजिएगा। कॉड लिवर ऑयल का इस्तेमाल जरूर करना है। और जैसे मैंने पहले बताया था, मछली के जो अंडे आते हैं उसका इस्तेमाल जरूर कर लेना। ये धीरे धीरे धीरे, वैसे भी अटोपिक dermatitis टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू heal, but if you include these things in the diet of a child, the results will be wonderful and miraculous. बच्चे को नहलाने के लिए सोप का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। जितना हो सके उतना आप बच्चे को सोप मतलब एडवाइस नहीं करनी है। कोई भी सोप रहे, मतलब ग्लिसरीन सोप रहे या बाकी और दूसरे कोई भी सोप रहे, ना सोप का इस्तेमाल करेंगे तो दैट इज बेटर। उसके अलावा उसको चना, मतलब चने का जो आटा होता है, चने का आटा, मसूर दाल का आटा, और उसमें थोड़ा सा दूध के ऊपर जो ये आती है मक्खन आता है, वो उसके ऊपर डालेंगे। उसमें सारीवा चूर्ण सिर्फ एक जो है मेडिसिन के तौर पे ऐड करेंगे, और इससे ही बच्चों को हल्का सा घर्षण उद्वर्तन करके फिर आप गर्म पानी से नहलाएंगे। सो दिस वर्क्स वेरी वेल in atopic dermatitis. So now we'll move on to another topic, bedwetting. So enuresis is a scientific name. Bedwetting is the most common name. Again, बहुत सारी प्रैक्टिशनर्स के पास इसके केसेस आते हैं कि बेड वेटिंग हो रहा है। तो पहली बात तो आपको समझना चाहिए कि अगर 5 के 6 साल के पीछे, मतलब उसके नीचे अगर बच्चा है, तो दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मेडिकल प्रॉब्लम। तो उसके लिए कोई चिकित्सा की या कोई खास आश्वासन चिकित्सा की भी कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन 5-6 साल के बाद भी अगर बेड वेटिंग की समस्या है, एंड इफ इट इज रिकरेंट और इफ इट इज हैपनिंग एवरी नाइट, then it is considered as a medical problem and then treatment is advised. अब इसमें भी काउंसलिंग ऑफ पेरेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारी जगह पे देखा गया है कि अगर बेड वेटिंग होती है तो बच्चों को बहुत ताने दिए जाते हैं। बच्चों को थ्रेटनिंग भी बहुत होती है कि अब नहीं करोगे तो तुम्हारे दोस्तों को बोल देंगे या फिर टीचर को बताएंगे। इस तरह से उसको धमकाया जाता है। तो काउंसलिंग इज वेरी ऑफ पेरेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, कि वो इतना ही गहरी नींद में है, जो उसने कुछ किया है उसके बारे में उसको खुद भी पता नहीं है। तो देर इज नो पॉइंट इन पनिशिंग द चाइल्ड, जो उसके लापरवाही से हुआ है या फिर उसको मालूम ही नहीं कि जो मैंने किया है। सो not discussing the problem early in the morning, because child always obviously will realize रियलाइजेशन ही मत करने दो कि इस तरह से कुछ हुआ है। जस्ट इग्नोर दिम, जो भी हुआ है कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल की तरह बर्ताव कर लीजिएगा। then child will also feel little confident to open up with his feelings. And obviously इसमें चाइल्ड काउंसलिंग भी जरूरी है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कि वाकई में क्या होता है। अगर उसको बहुत ही ज्यादा गहरी नींद आती है और उसको नहीं मतलब वो नहीं उठ पाता तो अलग चीज है। बहुत सारी समस्या ऐसी भी होती है कि बच्चे को मतलब नींद उसकी खुल जाती है, लेकिन माँ बाप को कैसे बताएं, वो अलग कमरे में है या फिर वो गुस्सा हो जाएंगे। अंधेरे का डर लगता है कभी कभार। बहुत सारी कहानियां सुनते हैं, कभी कभार कोई डरावनी मूवीज देखते हैं, या बच्चे को कभी कभार बचपन में डराया भी जाता है ना, कि तुमको एक कमरे में बंद कर देंगे। हो भी सकता है, कभी किया भी होगा। अंधेरे से डर लगता है। तो ये सारी समस्याएं होती है, तो बच्चा जानबूझ के भी, या फिर उसको नींद उसकी खुल जाती है तो भी वो शायद ही डजंट नो रेज एन अलार्म कि मुझको जाना है। तो ट्राई एंड स्पीक टू द चाइल्ड एग्जैक्टली व्हाट इज रॉन्ग,
तो ये सब हो जाने के बाद में ब्लैडर ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मॉइस्चर अलार्म्स करके बोलते हैं। मॉइस्चर अलार्म्स मतलब हर 2 घंटे के बाद में माँ बाप को बोल देना आपको अलार्म लगानी है, बच्चे को पूरी तरह से अलर्ट करना है। ऐसा नहीं है कि वो अलार्म लगा दिए बच्चे को कंधे पे उठा ले उसको बाथरूम में जाके सुसु करवा के लेके आए। बच्चे को अलर्ट करवाइएगा। लेट हिम गेट दैट फीलिंग, उसको वो कॉन्शियसनेस में आने दो। लेट हिम मेक लेट हिम वॉक टू द बाथरूम, उसको चला के लेके जाइएगा। उससे बात कर लीजिएगा कि बेटा 2 घंटे के बाद, 2 घंटे हुआ है, अभी अलार्म लगी है, आपको वहां पे जाके आपको पेशाब करनी है। उससे बात करते हुए जाइएगा। बहुत सारी रोशनी मत कर लीजिएगा। हल्के से कोई डिम लाइट लगाइएगा, उसको लेके जाइएगा, सो दैट ही विल गेट ओवर दैट फियर ऑफ दैट डार्कनेस। तो थोड़ा सा उसको वहां पे जाइएगा, उसके साथ में रहिए, और फिर उसको टॉयलेट करा के फिर वापस सबके बेड में उसको लेके आइएगा। So this is a very simple but very effective and very essential thing to do, because this alarms will help in getting that, उसका वायरिंग हो जाता है कि हाँ हमको जाना है। और भले माँ बाप भी नहीं है तो देर इज नथिंग टू गेट स्केयर्ड ऑफ, अपना ही घर है, सब अपना ही है। तो उसको कोई वो फियर जो है वो फैक्टर कम हो जाता है। लाइफस्टाइल चेंजेस इज अगेन अ थिंग। लाइफस्टाइल चेंजेस में रात को सोते वक्त अगर बहुत सूप पीना या शरबत पीना या बहुत सारा पानी पीना, लेट नाइट तक जगना, ऐसे अगर आदत नहीं है पहले, तो फिर वो बच्चे में रिफ्लेक्ट होगी। तो ये दिस आर essential things to do. Uh, if you want to know the medicines, there is only one medicine which I really rely upon, and that medicine is विशितुंडुकवटी। मैं खुद के अपने प्रैक्टिस में विशितुंडुकवटी का ही इस्तेमाल करता हूँ अपार्ट फ्रॉम दिस काउंसलिंग सेशंस। विशितुंडुकवटी बहुत अच्छे से काम करती है। सिर्फ आपको वो लगातार 2 या 3 महीने तक आपको देनी होती है। उसके साथ में विडंगारिष्ट का रोल भी है। विडंगारिष्ट आप दोगे तो भी इससे क्योंकि इन बहुत सारी एन्यूरोसिस के केसेस में वर्म इन्फेस्टेशन की हिस्ट्री भी मिलती है, तो विडंगारिष्ट आपको साथ में देनी है। आप कोई छोटा सा हल्का सा लैक्सेटिव भी दे सकते हैं इसके साथ में। कोई बड़ी दवाई नहीं देने की जरूरत है। अगर रात को बच्चे को सोते समय मुनक्का खाने की सलाह दे देते हो तो भी वो अच्छे से लैक्सेटिव का काम करेगा। या कोई सिरप त्रिफला करके आता है, वो भी आप 1 चम्मच दोगे तो भी ये अच्छा से काम करता है। सीट वर्क्स ऑन अ वेरी बेसिक प्रिंसिपल ऑन आयुर्वेदा। ये वातानुलोमन का जो काम होता है, ये वातानुलोमन में जो वात का जो बिगड़ा हुआ तंत्र है, ये अच्छे से काम में, यह तंत्र जो है वो वापस अच्छा कंट्रोल में आता है। पैथोलॉजिकल जो उसके कॉजेस है, दैट हैज टू बी रूल्ड आउट। लाइक उसमें अगर एंटी डायरेटिक हार्मोन कम है, ऑब्स्ट्रक्शंस है, कभी कभार बच्चों को जुवेनाइल डायबिटीज होती है, या जो भी छोटे मोटे रीजंस हैं, या ब्लैडर स्मॉल इन साइज है, अगर ऐसा है तो बात अलग है। देन डेफिनेटली द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट विल चेंज। बट देन मेजोरिटी ऑफ द केसेस में बाकी ये समस्या अगर नहीं है तो विद दिस द पेशेंट गेट्स गुड रिजल्ट। Now the most common and the most popular disease among kids is the worm infestations. It's a very common problem, and please make a note that it's a very tough to get treated. सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन वर्म इन्फेस्टेशन कम करना ये एक बहुत बड़ी अपने आप में एक समस्या है। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो आप बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। और बच्चों ने अगर मांगा तो माँ बाप भी कभी कभार जो है वो जो अपथ्य है वो उनको दे ही देते हैं। या बहुत सारी जगह पे माँ बाप ही इतने अपथ्य करते हैं कि तो उनको समझाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस इट बिकम्स अ वेरी टीडियस प्रॉब्लम टू ट्रीट। सबको थोड़ा सा याद तो होगा कभी कौमारभ्रत्य की जब ये दी होंगी वाइवा, तो कृमि की चिकित्सा 3 प्रकार से होती है: अपकर्षण, प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन, है ना। तो इसमें अपकर्षण मतलब कृमि को साक्षात बाहर निकालना, दैट इज अपकर्षण। प्रकृति विघात मतलब कृमि घन औषधों का इस्तेमाल करना, दैट इज प्रकृति विघात। और निदान परिवर्जन, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि जिन वजहों से, जिन कारणों की वजहों से ये सारी समस्या खड़ी हुई है, उन कारणों का त्याग करना। तब पहला हम अपकर्षण की तरफ देखेंगे, मतलब जिससे वर्म्स को बाहर निकाला जाता है। तो उसमें कपिला या कंपिलक सर्वश्रेष्ठ है मेरे मतानुसार।
तो मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस में आरगवत कपिला वटी का इस्तेमाल करता हूँ। आरगवत कपिला का सिरप भी आता है जो आप टॉडलर्स में, छोटे बच्चों में दे सकते हो। बच्चा अगर टैबलेट खाने लायक है तो आरगवत कपिला एक एक गोली आप रात को सोते समय दे दीजिएगा, उससे अच्छा अपकर्षण होता है। कृमि कुठार और कृमि या कृमि मुद्गर रस ये भी बाजार में अवेलेबल होते हैं, लेकिन जितना मैं अपने वैयक्तिक खुद के प्रैक्टिस में करता हूँ, आई ट्रस्ट मोर ऑन कपिला देन एनी अदर ड्रग, और मैं आरगवद कपिला का ही बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। आरगवद जो एक सौम्य रेचक है, तो उससे ये खींच के अच्छी तरह से बाहर निकल जाता है उसको। आरगवद संसम का काम करता है जो अच्छे से वर्म्स को बाहर निकाल लेता है। प्रकृति विघात मतलब जो कृमिघ्न औषध है, जो एग्जैक्टली मतलब कृमि को मारने का या उनको कम करने का काम करती है, उसमें भल्ला तक ये सर्वोत्तम है। तो विडंगा का, हम कृमि की बात करेंगे तो सबके दिमाग में पहला नाम जो खनकता है वो है विडंगा का। तो फिर भी मेरे ख्याल से ऐसा है कि विडंगा का रोल थोड़ा सा बाद में आता है। अगर आपको एक बार अपकर्षण हो जाने के बाद में, व्हेन यू एंटर द नेक्स्ट फेज ऑफ प्रकृति विघात, शुरुआत में भल्ला तक का उपयोग करना बहुत अच्छा है। इसमें भल्ला तक का सौ, अगेन माय फेवरेट ड्रग संजीवनी वटी, एंड भल्ला तक परपटी करके भी एक प्रोडक्ट मिलता है। इट इज नॉट दैट रेडियल अवेलेबल लेकिन भल्ला तका सौ और संजीवनी वटी तो बहुत अच्छे से आराम से मिल जाएंगी। भल्ला तका सौ का और संजीवनी वटी का इस्तेमाल जरूर कर लीजिएगा, इसका प्रकृति विघात में कार्य श्रेष्ठ है। विडंगा डेफिनेटली कृमि विघातकर है ही है। तो आप प्रकृति विघात में भल्ला तकासो 2 हफ्तों के बाद में यू कैन स्विच ओवर टू विडंगा, और या नहीं तो उसके साथ में भी आप विडंगा का उबला हुआ पानी अगर बच्चों को पीने के लिए देना चाहते हो, दे सकते हो तो दे दीजिएगा। तो विडंगा जो है वो कृमि विघातकर है, लेकिन प्रकृति विघात के लिए या उनको अरेस्ट करने के लिए भल्ला तक इज अनबिटेबल। और एक छोटी छोटी टिप्स है। पीच करके जो एक फल आता है, उसका रस निकालिए, उसमें थोड़ा शहद मिलाइएगा, वो बच्चों को दे दीजिएगा। उससे भी वर्म्स निकलना या फिर वर्म्स की जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत अच्छे से कम हो जाती है। खास करके पीच का रस जो होता है वो टेप वर्म्स में बहुत अच्छे से काम में आता है। तो जो बच्चा मतलब अगर कभी कभार अगर कोई आनाकानी करता है कि भला तो सौ का टेस्ट अच्छा नहीं है या रगवत कपिला का सिरप का टेस्ट अच्छा नहीं है, अगर इस तरह से होता है तो पीच का रस और मध ये भी अच्छा काम करेगा। दाड़िम जो आता है, दाड़िम के जो छिलके होते हैं, उनका जो उससे काढ़ा बनाइएगा, वो काढ़ा अगर बच्चे को पीने में आता है तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। जिनमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देना है, वो इतना लॉन्ग टर्म जो है वो उसका दैट विल बिकम अ शॉर्ट टर्म, बहुत जल्द से वो आराम से ठीक हो जाते हैं। ये दाड़िम का छिलके का जो ये रहता है, उसमें टैनिन बहुत होती है तो कड़वा या थोड़ा सा कसैला टेस्ट में है, तो यू कैन ऐड डेफिनेटली अ गुड क्वालिटी हनी इनटू दैट। बाद में खुरासनी हुआ, उसमें थोड़ा सेंधा, मतलब सेंधा नमक, गुड़, ये मिला के इनकी गोली बना लेते हैं। तो ये मतलब आई हैव सीन दिस फॉर्मूला वर्किंग सिंस माय चाइल्डहुड। मतलब मेरे हमारे यहाँ पे एक वैद हुआ करते थे, वो भी यही फॉर्मूला देते थे, दैट्स आई स्टिल रिमेम्बर द फॉर्मूला। तो खुरासनी हुआ, उसमें थोड़ा सेंधव और थोड़ा गुड़ ये मिला के उसकी वटक, मतलब थोड़ा सा वो चने से वो छोटा थोड़ा बड़ा, वैसे उसका एक वटक बना लीजिएगा और वो सुबह पे बच्चे को खाने के लिए दे दीजिएगा। और उसी रात, मतलब उसी दिन रात को बच्चे को आरगवत कपिलावटी दे दीजिएगा। नेक्स्ट डे इतने मतलब गुच्छों में वर्म्स गिरे हुए हमने देखे हैं। तो व्हेन आई वाज इन, मैं जब पीजी कर रहा था तो हम लोगों ने ये सारे प्रयोग करके देखे हैं, गुच्छों में गिरते हैं। तो ये एक बहुत आसान सा तरीका है। लहसुन ये एक बहुत अच्छा पथ्यकर इसमें है। शिगरू, मतलब जो ड्रमस्टिक्स आते हैं, आप कोई भी अगर सब्जी बनाते हो या कोई अगर आप दाल बना रहे हो तो उसमें ड्रमस्टिक्स का इस्तेमाल जरूर कर लीजिएगा। ड्रमस्टिक्स का बहुत फायदा होता है इन चीजों में। दूसरा, नारियल का दूध, नारियल का दूध और उसमें शहद, ये लगातार आप 14 डेज, 2 हफ्ते अगर दोगे तो इससे टेप वर्म्स यकीनन कम हो जाते हैं। ओके, नारियल का दूध आप मान लो कि 1 चम्मच नारियल का या 2 चम्मच नारियल का दूध ले लिया और इसमें आप ये एक आधा चम्मच हनी मिला दिया, तो दैट्स दिस वर्क्स वंडरफुली वेल स्पेशली ऑन टेप वर्म्स। सो